हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे वो अलग चीज़ है, और ये जो एनटीए के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, हम लोग ये कर रहे हैं। एनटीए जो आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम कराता है, ठीक है, ये उसके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, ठीक। यही पेपर यहाँ से आपको बहुत फंसने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके, जीएस के। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, प्रैक्टिस सेट का ये प्रीवियस ईयर का पेपर जो चला रहे थे, अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो 51 नंबर में क्या हो जाएगा, एक शांत क्षेत्र में सीपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमान ध्वनि की सीमा कितनी होती है। अच्छा, तो 50 डीबी, 60 डीबी, 70 डीबी या 80 डीबी। तो जो अगर शांत क्षेत्र है तो वहाँ पे 50 डीबी से ज़्यादा आप लोग, ठीक है, ज़्यादा बजा नहीं सकते। जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ 75 डीबी और रात में 70 डीबी। जो आवासीय क्षेत्र होते हैं इसकी समय जो सीमा जो होती है वो दिन में और रात के दौरान दो अलग अलग होती हैं। दिन में जो है 55 डीबी तक और रात में जो है 45 डीबी। तो वो औसत जो पूछा जाता है तो 50 डीबी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए 52 नंबर देखेंगे। विच इज़ द लीस्ट, अरे कहाँ इंग्लिश में पढ़ने लगा यार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम की बात पूछी जा रही है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की हो जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार। जो सिक्किम की जनसंख्या उस समय बताई गई थी 2011 में, तो वो बताई गई थी 6,07,668, ठीक है, इतनी जनसंख्या बताई गई थी। चलिए अच्छा, फिर 53 नंबर। विश्व जलवायु परिवर्तन में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा का आवधिक मूल्यांकन कौन सा संगठन करता है। यूएनईपी, आईपीसीसी, आईयूसीएन या डब्ल्यूएचओ। अगर हम लोग यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन पर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ती मात्रा है उसका मूल्यांकन की बात करेंगे तो ये आईपीसीसी हो जाता है, ठीक। इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये एक संगठन है आईपीसीसी। यही जलवायु परिवर्तन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़े की मात्रा होती है ये उसको ढूंढता है। चलिए 54 नंबर देखेंगे। भारत में जलवायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बारे में विचार करता है। PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ही जो है गणना करेगा। ठीक है, चलिए पहला पेज खत्म, दूसरे पेज पे आते हैं। चलिए 55 नंबर क्या हो जाएगा। यूवी विकिरण के प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन किसके द्वारा सुरक्षित है। समताप मंडल में ओजोन, पृथ्वी की सतह पर मीथेन, क्षोभ मंडल में ओजोन, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो ओजोन के वैसे अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता तो आप इसको आसानी से आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक आंसर ना होकर ओजोन के उन्होंने दो बना दिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो ओजोन है वो हमारे किस मंडल में आता है। तो ओजोन आता है जो भाई वो हमारे समताप मंडल में। किस में? ठीक है, समताप मंडल में ही ओजोन परत जो है उपस्थित है। उसी के कारण जो है जो यूवी विकिरण आते हैं, यानी कि यूवी रेज आती हैं, यूवी रेडिएशन भी कह सकते हैं, उससे बचाता है ये हमको। 56 नंबर। सुर सरोवर पश्चिमी अभयारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ये कीथम झील है कहाँ। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। कीथम झील जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, ये पूछा क्या था इसने, कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध, भारतीय मोर और हार्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और हरा कबूतर और धूसर जंगल मुर्गी। ठीक है, तो सूर सरोवर पश्चिमी अभयारण्य ये कीथम झील पर है, कीथम झील आगरा में है। तो सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर क्या लिखा है। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी दो नदियों को जोड़ा जा रहा है। कौन कौन सी? केन और बेतवा, केन और चंबल, सरयू और बेतवा, यमुना और घाघरा। देखो पहली बात तो ये परियोजना है एक,
बुंदेलखंड में सूखे क्षेत्र में जो है जल देने के लिए ये एक परियोजना है KBLP, ठीक है। इसी के तहत जो सूखे बंजर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें दो नदियां जोड़ी जा रही हैं। 44,605 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये केन और बेतवा इनको जो है लिंक करके जो इस क्षेत्र में जो है पानी पहुंचाया जाएगा, और इससे जो उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश होंगे उनके 10 जिले जो है लाभान्वित होंगे, ठीक है। ये यूपी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए फिर देखिए, यूपी जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं में कुल प्रजनन दर कम करके 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये सीधे याद कर लीजिए, 2030 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है। ये 2021 में जो है योगी जी ने जो है ये लक्ष्य रखा है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से कौन सी नदी निकलती है? कौन कौन सी दे रखी है? दामोदर, ताप्ती, नर्मदा और सोन। तो अमरकंटक के पहाड़ से भैया नर्मदा नदी निकलती है। आपने जब अगर नदियों के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे, ठीक है। ये नदी जो है भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी है, ये बड़ी नदी भी है। 60 नंबर, USA में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, यूराल, एटलस या रॉकी? USA में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अच्छा देखो, अगर सिर्फ USA की बात करेंगे तो रॉकी पर्वत जो है वो USA में पाया जाता है, यानी कि उत्तर अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ये लगभग 2982 मील में फैली हुई है। अगर इसको किलोमीटर की बात करेंगे तो 4799 किलोमीटर में ये फैली हुई श्रृंखला है, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? रॉकी हो जाएगी। चलो भाई 61 नंबर देखेंगे। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल शिमला हिमालय के किस भाग में स्थित है? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, लोअर हिमालय या आउटर हिमालय? देखो आउटर की हिमालय की 4 रेंज है, चारों रेंज यहाँ पे दे रखी हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो शिमला है वो किस रेंज में आता है। तो ये आता है हमारा लघु हिमालय में। किस में? लघु हिमालय में, जिसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, ठीक। लघु हिमालय यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लघु हिमालय। अब ये लघु हिमालय की जो श्रेणी है वो 60 से 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर है, जो कि 1000 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक होगी। ये जो श्रेणी है ये बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। इसी श्रेणी पर जो है प्रमुख पर्वतीय नगर शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा ये शहर स्थित हैं। कांगड़ा और कुल्लू की जो प्रसिद्ध घाटियां भी इसी पर्वत श्रेणी में आपको देखने को मिल जाएंगी। शिमला मतलब मनाली जाएंगे तो कुल्लू और मनाली दोनों चीज़ें, कुल्लू नीचे है, मनाली थोड़ा ऊपर है। चलो फिर क्या लिखा हुआ है कि अंटार्कटिक की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स कुक, फैबियन बैलिंग शॉसन, रॉल्ड अमुंडसन और टैसमैन। तो आर्कटिक की खोज करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? तो पहला व्यक्ति था फैबियन बैलिंग और जो शॉसन, ठीक है। इन्होंने जो है 1819 से लेकर 1821 तक बासुबा और मिन्नी तक जो पर सवार होकर एक रूसी अभियान का नेतृत्व किया था, जो व्हाइट कॉन्टिनेंट की परिक्रमा करके समाप्त हुआ था। चलो भाई 63 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? संकट के कगार पर आई भारतीय जंगली गधे की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये प्रजाति तो हर ट्यूशन, हर कोचिंग, हर जगह मिल जाती है। खैर मजाक है ये। कौन कौन से जो संकट के कगार पर आई, यानी कि संकटाग्रस्त प्रजाति भारतीय जंगली गधे की जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, कच्छ का रण और पूर्वी हिमालय। बिल्कुल भैया, ये कच्छ का रण जो रण है गुजरात में पड़ेगा, ये वहां पड़ेगा। चलो यूक्रेन की राजधानी, बहुत ही चर्चित शहर है इस समय के लिए क्योंकि अभी ये युद्ध हुआ था वहां पे, ठीक है। तो जो यूक्रेन की राजधानी है कौन सी है? ताशकंद, कीव, अशगाबाद और अलमाटी। तो ये कीव जो है ये इसकी राजधानी हो जाएगी। बाकी यूक्रेन कीव है, जो रिवनिया जो इसकी मुद्रा है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, ये उज्बेकिस्तान जो है सोम इसकी मुद्रा है, कजाकिस्तान की अलमाटी है, ये तेंगे मुद्रा है, श्रीलंका की कोलंबो है जो कि श्रीलंकाई मुद्रा है, उसकी मुद्रा हो जाएगी। चलिए भाई 65 नंबर देखेंगे। हम्बनटोटा पोर्ट में अवस्थित है, जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया, कंपूची, थाईलैंड और श्रीलंका। बिल्कुल ये श्रीलंका में हो जाएगा हम्बनटोटा पोर्ट, चर्चा में रहा था ये।
66 नंबर, यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? तो ब्राजील, रूस, मंगोलिया या ताइवान। तो ये यूराल पर्वत है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये रूस की श्रेणी है। कहाँ की? रूस की। यूराल रूस की है, और जो रॉकी है वो उत्तरी अमेरिका की है, एंडीज जो है वो दक्षिणी अमेरिका की है, अल्पस यूरोप की है, और एटलस अफ्रीका की है। हिमालयन श्रेणी तो ये आपको कहाँ की है? ये भारत की है। चलिए भाई 67 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। वायुमंडल की वायु पृथ्वी से किसके द्वारा जुड़ी है? वायुमंडल की वायु पृथ्वी से किसके द्वारा जुड़ी है? अच्छा देखो क्या दे रखा है, नमी के द्वारा, गर्म पवन, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन। तो वायुमंडल में जो है जितने भी ग्रह के आसपास की जो भी वायुमंडल से जुड़ा होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़ा होता है, और यही सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए भाई 68 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जो विश्व मौसम संगठन का, तो आपको पता है सारे मुख्यालय कहाँ बने हैं? हाँ वहाँ पे 90% मुख्यालय आपको वहीं देखने को मिलते हैं। कहाँ? टोक्यो, सिडनी, जिनेवा या वाशिंगटन डीसी। तो जिनेवा में स्थित है। जो WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो WMO है इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडोस को 2023 से लेकर 27 तक 4 साल का कार्यकाल जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में दिया गया है। चलो 69 नंबर देखेंगे। भारत का कौन सा भाग सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है? मिजोरम, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और त्रिपुरा। तो अगर हम लोग सुडालैंड की बात करेंगे तो वो मिल जाएगा हमको निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, जो निकोबार द्वीप समूह है सुडालैंड जैव विविधता यानी कि जो जैव विविधता हॉट स्पॉट है इसी का भाग है। सुडालैंड को जो है 2013 में हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह है, ट्रिनकेट सहित नानकाउरी द्वीप ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए भाई 70 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। महाद्वीपीय खंडों की पपड़ी में मुख्य खनिज अवयव कौन से हैं? अच्छा तो सिलिका और लौह लिखा हुआ है, मैग्नीशियम और निकिल लिखा हुआ है, लौह और निकिल लिखा हुआ है, सिलिका और एल्युमिनियम लिखा हुआ है। तो महाद्वीपीय खंडों की जो पपड़ी होती है उसमें जो अवयव मिलते हैं वो सिलिका और एल्युमिनियम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम। यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र बारमूडा द्वीप कहाँ स्थित है? यही वो ऐसा द्वीप है जहाँ पे कहा जाता है कि जब भी कभी यहाँ पे कोई भी बरमूडा द्वीप के ऊपर से प्लेन वगैरह निकलता है तो वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये बरमूडा द्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर। तो जो बरमूडा द्वीप है ये यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी द्वीप को जो है डेविल्स ट्रायंगल यानी कि शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। यही वो हमने बताया ना कि यहाँ से जो अगर कोई प्लेन वगैरह हवाई जहाज वगैरह निकले गायब हो जाता है, और यहाँ से अगर गुजरेगा तो उसका मलबा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो 72 नंबर देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। चतुष्क सुरक्षा संवाद किसके बीच है? जो चतुष्क सुरक्षा संवाद है किसके बीच है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम, फिर यूएसए, जापान, टर्की और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, भारत। बिल्कुल यही हो जाएगा। फिर जो चतुष्क संवाद सुरक्षा संवाद है यानी कि कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, ये ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत के बीच ये अनौपचारिक रणनीति वार्ता मंच है। इसे 2007 में एक विचार को सर्वप्रथम जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो कि अब नहीं रहे हैं, ठीक है, उन्होंने दिया था। चलो आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कोविड प्रशिक्षण किट के वितरण के लिए ICMR ने किसके साथ सहयोग किया था? अमेजॉन, भारतीय डाक, स्नैपडील या मंत्रा। उन्होंने किसी के साथ नहीं, सिर्फ जो इंडियन पोस्ट था उसके साथ जो है समझौता करके चीज़ों को भेजने का काम किया था। चलिए 74 नंबर देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल खिताब 2020 किसने जीता? ये देखो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता था, कोई मतलब नहीं है आपके क्वेश्चन का, क्योंकि 2022 में ही जो है RO की भी वैकेंसी आई थी, तब ये उसी का पेपर है।
इसीलिए मैंने ये प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूँ, जिससे इसकी जीएस जो है अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ फायदा मिलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कराया। चलिए, कौन सा राज्य फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा? कोई मतलब नहीं है, हरियाणा करेगा, वैसे करेगा नहीं, कर चुका। विश्व में प्रथम तैरता हुआ शहर किस देश को शीघ्र ही मिलने वाला है? तैरता हुआ शहर, अच्छा, ऑप्शन क्या क्या है? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और इजराइल। अच्छा, तो तैरता हुआ शहर किसको मिलेगा? तो ये दक्षिण कोरिया को मिलेगा। 2025 तक दक्षिण कोरिया को विश्व का प्रथम तैरता हुआ जो है शहर मिल जाएगा। ये फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट जो है यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और ओशनिक्स का एक संयुक्त प्रयास है। ये प्रोजेक्ट को दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जा रहा है। बुसान आपको ऐसे ना समझ में आया तो ट्रेन टू बुसान देख लेना, समझ में आ जाएगा कि बुसान क्या है। चलो 77 नंबर देखेंगे। किस देश को 2023 में FIH पुरुष विश्व हॉकी की मेजबानी के लिए नामित किया गया? ये क्वेश्चन तो खैर सही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। तो किसको नामित किया गया था? तो भारत को नामित किया गया था। ये एकता और अखंडता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार ने कौन से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो है स्थापना की है? तो क्या क्या देखते हैं? पद्मश्री, APJ राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और पद्म विभूषण। देखो, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, ये हो जाएगा क्योंकि सरदार पटेल जो थे गृह मंत्री रहे थे और इन्होंने पूरे भारत में जो छोटी छोटी हमारी जो राज्य बने हुए थे उनको सबको एक करके भारत राज्य बनाने का काम इन्हीं ने किया था। चलिए फिर 79 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा विकसित ई आवेदन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार जीता था? किसने जीता था? 2020 का कुछ क्वेश्चन है, हमारे लिए खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खैर आंसर आपको बता देता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश ने जीता था। अब भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत तो आपको प्रीवियस ईयर देखने को, करंट भी देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर का। टोक्यो ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे 2020 में, भारत की जो पदक तालिका थी वो क्या थी? तो ये 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रोंज थे। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 6 5 11 8 19। इस बार इन लोगों ने बढ़ा के 30 के आसपास लेके गए हैं, अच्छा किया है। चलिए 81 नंबर, क्या हो जाएगा? भारत का पहला लोकपाल कौन बना? तो ये आपको पता होगा, ये एक जस्टिस थे, इनका नाम आपको बहुत आसानी से पता होगा और ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट में बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत सरल है और बहुत बार अब तक पेपर में आ चुका है, इसलिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन साहित्य अकादमी से संबंधित है? चंद्रशेखर कंबारा, अजीत कुमार मोहंती, NK सिंह, सामंत गोयल। तो निम्नलिखित में से कौन साहित्य अकादमी? तो चंद्रशेखर कंबारा हो जाएंगे, साहित्य अकादमी से जो संबंध इनका है, ठीक है। ये चंद्रशेखर कंबारा क्या है? ये एक पेशे से कवि हैं, नाटककार हैं और कन्नड़ भाषा में जो है फिल्म निर्देशक हैं ये। 2021 में इनको पद्म भूषण, 2010 में इनको ज्ञानपीठ और 2020 में इनको पद्मश्री और 91 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हु वॉन द नोबेल प्राइज 2021 इन फिजिक्स? कोई मतलब नहीं है, 2021 अब तो 24 के पूछे जाएंगे हमसे। खैर, किस भौतिक नोबेल का पुरस्कार 2021 में जीता था? तो सभी ने जीता था, ये इसने भी, हाँ, मनाबे, हैसलमैन और पेरिस, जियार्जियो पेरिस, सभी ने जीता था। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और चारों ऑप्शन को चूज कर लेंगे, जो कि चौथा ऑप्शन है। चलिए फिर 84 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, अब देखो OTT पुरस्कार, ये तो पता है आपको, ये तो फिल्म वगैरह, ये नाटक प्रोग्राम आजकल जो चल रहे हैं ये OTT उनके लिए है, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार, अबेल पुरस्कार और वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो अगर आपको राष्ट्रीय खेल की पुरस्कार की बात करेंगे तो आपको पता है अर्जुन पुरस्कार है, ये मतलब खिलाड़ियों को दिया जाता है,
द्रोणाचार्य पुरस्कार जो उनके प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक। और इस पुरस्कार में आपको 15 लाख जो होते हैं उसकी राशि मिलती है और एक कांस्य प्रतिमा मिलती है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, इतनी चीज़ें आपको मिलती हैं। OTT जो है वो वेब सीरीज जो हो गई हैं और आजकल जो आपको ये फालतू की चीज़ें जो आती हैं, वेब सीरीज फालतू नहीं है लेकिन उसके OTT पे बहुत चीज़ें फालतू आती हैं, लेकिन हाँ वेब सीरीज तो बहुत आती हैं। बाकी अबेल पुरस्कार आपको गणित में दिया जाता है, जो बतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये है, ये कवि, लेखक और कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए दिया जाता है। 85 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से 7वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का में क्या के संबंध में क्या सही है। अच्छा, समय रेखा से 10 दिसंबर 2021 स्थान पणजी, समय रेखा 20 से 23 दिसंबर 2021 स्थान मुंबई। देखो पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हमारे पास इसका कोई मतलब नहीं समय खराब करने का। ये हुआ था समय रेखा 10 से 13 दिसंबर 2021 पणजी में। चलो, आसियान 2021 कहाँ हुआ था, ये भी आसियान 2021 का रिलेटेड है, तो ब्रुनई में हुआ था। इसकी भी वैकेंसी आने वाली है RO की। चलो, फिर क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। अरे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये तो मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन का कमेंट भाई आप लोगों को बताना पड़ेगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, यूपी से रिलेटेड हो, जरूर बताना होना चाहिए। चलिए, जनजातीय नृत्य शोर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबद्ध है। कौन सा शोर नृत्य की बात की जा रही है, किस जिले से संबद्ध है। देखो शोर उत्तर प्रदेश का है, ये तो सबको पता है, अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये जनजातीय नृत्य है शोर, ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखो अगर जनजातियों की बात करेंगे तो आपको देखो बहुत कम, इनमें दो तो आप ऐसे निकाल दीजिए, प्रयागराज और वाराणसी, यहाँ पे आपको ना के बराबर जनजातियाँ बिल्कुल नहीं है, लगभग मान के चलिए, ठीक है। बचा गोरखपुर और ललितपुर, इनमें जनजातियाँ हैं। अब अगर आपको इनमें तुक्का भी लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, अक्कड़ बक्कड़ कर लेना भाई अगर नहीं पता है। वैसे खैर ये ललितपुर से रिलेटेड है, ललितपुर में जनजातियाँ हैं अच्छी खासी। जो जनजातीय नृत्य जो शोर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से संबंधित है। ये जो होता है ये फसलों की जब कटाई होती है उस दौरान खुशी दिखाने के लिए ये किया जाता है। गोरखपुर जो है ये राज्य का एक ऐसा शहर है जो राप्ती नदी के तट पर बना हुआ है, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। कानपुर शहर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही बताना था। बाकी देखिए ऐसा है, जनजातियों की बात करेंगे तो यूपी में जनजातियाँ बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम जगह पे हैं। चलिए, सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, वाराणसी, मुरादाबाद, लखनऊ या प्रयागराज। सितंबर 1989 में जो न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट थी इसकी स्थापना मुरादाबाद राज्य में हुई थी। कहाँ है ये, यूपी में है। बहुत ही गंदी जगह, आप कभी जाइए, कुछ घूमने के लिए नहीं है, कुछ भी घूमने के लिए है ही नहीं वहां पे। 190, फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के पात्र, आवनूस का काम, चूड़ियां और लकड़ी का काम। तो बिल्कुल बैंगल्स यानी कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है जो फिरोजाबाद शहर है यूपी का। प्रतापगढ़ आंवले का नगरी कहा जाता है, मुरादाबाद पीतल नगरी कहा जाता है, फिरोजाबाद चूड़ी नगरी कहा जाता है, बरेली सुरमा नगरी कहा जाता है और कानपुर चरम नगर यानी कि चमड़ा नगरी कहा जाता है। चलिए 91 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। अच्छा 91 यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखा है भाई, इंग्लिश वाले अपने पढ़ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश में के पीतल शहर के नाम से। अरे बहुत सही, देखो मिल गया आपको, मुरादाबाद। अभी आपको बताया था, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मिल गया। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ है, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, चितरंजन, कानपुर सॉरी बनारस में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका निर्माण जो है वाराणसी शहर में होता है। 1961 में इसको स्थापित किया गया था और 1964 में अपना पहला लोकोमोटिव इसने लॉन्च भी कर दिया था। इसे 2019 में DLW द्वारा बंद कर दिया गया है क्योंकि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के लिए 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है। अब जो ज़्यादातर इंजन आ रहे हैं, पुराने इंजन चल रहे हैं लेकिन नए नहीं बनाए जा रहे हैं। अब नए जो हैं वो सब विद्युतीकरण यानी कि लाइट वाले बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको पहले पता होना चाहिए कि ये है कहाँ। ये यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी के किनारे पर स्थित है और ये लगभग 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लगभग की बात करेंगे तो लगभग 500 मान लीजिए, कई बार आपको 500 भी देखने को मिलता है ऑप्शन में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तो भाई नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बरेली, बदायूं, उन्नाव जिला और बाराबंकी। नवाबगंज तो उन्नाव जिले में।
सांडी पक्षी बिहार हरदोई जहां से हम हैं, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, पर्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, बहुत इंपॉर्टेंट, पार्वती अरंग पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक पेपर में। चलिए 95 नंबर देखेंगे भाई क्या है। ग्रामीण गरीब के स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को बैंकों को जोड़ने के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1992 में। ठीक है, ये ग्रामीण गरीब के स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के बैंकों को जोड़ने की योजना का जो है प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, 96 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ में नहीं है? ये तो आपको पता होगा, आसानी से बता सकते हैं। रूमी दरवाजा, खुसरो बाग, छोटा इमामबाड़ा, जामा मस्जिद। बिल्कुल, रूमी दरवाजा जो है ये लखनऊ में है। खुसरो बाग ये आपका जो है, खुसरो बाग लखनऊ में नहीं है। खुसरो बाग आपका कहाँ मिलेगा? ये आपको प्रयागराज में। भाई इसीलिए मैं कहता हूँ यूपी का पोर्शन जरूर पढ़ लो, आपको 2 क्वेश्चन यूपी के मिलने ही मिलने हैं। बाकी अगर आप यूपी पढ़ रहे हो तो यूपी में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यूपी में देखिए जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर होना है, आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे खुसरो बाग जो है वो आपको प्रयागराज इलाहाबाद में है, ये वहाँ पे आपको स्थित नहीं है लखनऊ में। चलिए 97 की ओर अग्रसर होते हैं। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम राजधानी कहलाता है। भाई आम कहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस हैं? तो मलिहाबाद के। कहाँ के? मलिहाबाद। और मलिहाबाद कहाँ है? तो भाई यूपी के लखनऊ जिले में पड़ता है। तो ये लीजिए भाई, मलिहाबाद को आम राजधानी कहा जाता है। 98 नंबर, ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किस वर्ष में बना? जब मैंने विश्व विरासत जो आपको धरोहर स्थल वाले जो दिए थे, मुख्य शहर दिए थे, अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो दिया था, ये उसमें आया था। और आपको मैंने वहाँ पे बताया भी था कि ये यूपी के कौन कौन से हिस्से या कौन कौन से टोटल कब कब बने थे। ध्यान से नहीं देखोगे तो यही होगा। 1983 में इसको जोड़ा गया था। फतेहपुर सीकरी 1986, आगरा का किला 1983, ताजमहल 1983, हम्पी 1986 और सांची का स्तूप 1989। ठीक है, तो ये इस तरीके से हैं। फिर 99 नंबर देखेंगे भाई। 99 नंबर देखते हैं क्या है। अरे क्वेश्चन आउट ऑफ स्क्रीन मत जाओ, छोटा हो जाओ थोड़ा। हाँ बिल्कुल, चलो क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल, और यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, और सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका, आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा लेकिन आगे है, वो अवध प्रदेश है। ठीक है, अगर ब्रिटिश शासन की बात करेंगे तो उस समय पे था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करते हैं इसको। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, अब बताओ ये कितने बार क्वेश्चन आपको आ चुका है? आपको भी पता होगा ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये आता है। ये इसकी स्थापना 1916 में 4 जनवरी को हुई थी, 4 फरवरी को, सॉरी। ठीक है, 4 फरवरी 1916 को इसकी मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने अकेले नहीं की थी, इनके साथ में एनी बेसेंट भी शामिल थी। उनके साथ मिलकर इन्होंने 4 फरवरी 1916 को जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम के रूप में भी जाना जाता था। इसको पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में भी जाना जाता था। मदन मोहन मालवीय जो है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। महात्मा गांधी जो और डॉक्टर रामकृष्णन थे, इन्होंने क्रमशः महामाना व कर्मयोगी की उपाधि इनको दी थी। कौन कौन सी? महात्मा गांधी ने महामना, और डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्होंने कर्मयोगी की उपाधि किसको दी थी? मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, चलिए तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन से जरूर देख लेना, पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। 2021 में जो आपका आर ओ का पेपर हुआ था सिर्फ, तो इस पेपर हुआ था 22 में, वैकेंसी आई थी 21 में। 5 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था, तो कल आपको उसका एक पोर्शन कराया जाएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।